हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 65वीं बीपीएससी 2020 का जीएस पेपर 2 बीपीएससी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन यह पॉलिटी का है। क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि आज के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह किसी व्यक्ति मुखी को देखकर ही हम लोग वोट करते हैं, ना कि कौन सा जो संस्था के नाम से। जिस प्रकार की अगर हाल ही में देखें तो मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट देते हैं। अगर बिहार राज्य में देखें तो राजद को वोट हम लालू को देख कर देते हैं, जदयू को हम नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में वोट देते हैं। तो वही सब बताना है। तो हम लोगों को इसमें क्या क्या दर्शा सकते हैं। सबसे पहले कि ये राष्ट्रमुखी होना चाहिए, तो ये किससे दर्शाया, इसका पृष्ठभूमि क्या है, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि अभी तक के 75 वर्ष में कैसे कैसे कौन कौन सा युग आया, कौन कौन सा व्यक्तिवादी रहा। फिर उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है। फिर उसके बाद ये बोला गया क्वेश्चन में बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था और 2020 में ही बिहार का आम चुनाव हुआ था, तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये देखना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होता है वो करंट के मद्देनज़र पूछा जाता है कि करंट में क्या चल रहा है। तो करंट में क्या इलेक्शन चल रहा था बिहार में, तो इसी परिप्रेक्ष्य में पूछा गया कि बिहार में जैसे इलेक्शन हो रहा है तो उसमें किसको देख के आप वोट दे रहे हैं। नीतीश कुमार को देख के वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, लालू यादव को देख रहे हैं, या रामविलास पासवान को देख रहे हैं, या जीतन राम मांझी को देख रहे हैं। तो ये सब देखकर ही वोट दिया जाता है, ना कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है उसका पार्टी के नाम पे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और फ्रेंड देख सकते हैं कि जो भी रेड पेन से दिखा है वो कीवर्ड है। आपको अगर ये कीवर्ड पता है तो आप इस कीवर्ड से आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश का संविधान के निर्माण में इसकी विविधता और विशालता को ध्यान रखते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना की थी। तो फ्रेंड्स, हमारे जो संविधान के निर्माणकर्ता थे वह राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। अब वो जानते थे कि देश के इतने बड़े विशाल हैं, इसमें बहुत सारी विविधताएं भरी हुई है, बहुत विशालतम है। अब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है तो उसको बनाए रखने के लिए बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था तो चाहिए। अगर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगा तो क्या होगा, निरंकुश शासक हो जाएगा। अगर एक दलीय होगा तो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए सोचा गया, बहुत ही अच्छा सोचा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी था। तो ये बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना क्यों करना चाहते, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होना चाहिए। अगर सबका भागीदारी होगा तो सबका जिम्मेदारी होगा कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। इस संकल्पना का मूल मंत्र भारत को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधना और नागरिकों में राष्ट्रोन्मुखी भावना पैदा करना। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश सेवा और त्याग से राष्ट्र सेवक बनना। राजनीति को रोजगार समझने की बजाय देश सेवा अथवा जन सेवा का अवसर मानना था। तो फ्रेंड्स, जो ये संकल्पना था उसका मूल मंत्र क्या था। मूल मंत्र यही था कि अनेकता में एकता का सूत्र में बांधना, कि सब लोग अनेक तो हैं लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। नागरिकें, जो भी नागरिक हैं भारत के, उसमें राष्ट्रमुखी भावना पैदा करना कि वो राष्ट्र के प्रति सोचे। जो राजनीतिक दल हैं
जो किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो अपना समुदाय को सिर्फ रिप्रेजेंट ना करके पूरे देश को सोचे कि ना जाति से उठे, धर्म से उठे, संप्रदाय से उठे, भाषा से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठे। ये नहीं कि वह जिस जाति से है उसका ही भला करे, उसके बारे में सोचे। ऐसा नहीं सोचे, राष्ट्र के लिए सोचे, राष्ट्र का विकास के लिए सोचे। और राजनीति को रोजगार नहीं समझना चाहिए ना, बल्कि देश की सेवा करना चाहिए, जन सेवा करना चाहिए। परंतु कालांतर में आज़ादी के 8वें दशक में आते आते भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में सामूहिक अथवा संगठनात्मक भागीदारी की जगह व्यक्तिनिष्ठा की भावना में कालांतर उभार आने लगा। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि जो अभी 8वें दशक जब चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि सामूहिक और संगठनात्मक भागीदारी की जगह अब सामूहिक और संगठनात्मक नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत आ गया है। ठीक, कौन किसको वोट देना है उनके नाम पे ही देना है। यहाँ पे ये पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि पार्टी वो अच्छा काम कर रही है, वो नहीं, उसमें चेहरा कौन अच्छा है, बस चेहरे को देखकर ही लोग आज वोट कर रहे हैं। पार्टियों की पहचान अब संगठन अथवा दल की जगह व्यक्ति विशेष से होने लगी। अब पार्टी का जो भी है पहचान वह संगठन से नहीं होता, व्यक्ति विशेष से होता है। उनके समर्थकों यानी जनता की निष्ठा और विश्वास किसी दल विशेष से ज़्यादा एक व्यक्ति में निहित होने लगा। अब उनका जो समर्थन है उसका जो है अब निष्ठा जो है एक व्यक्ति विशेष पे होने लगा, उसके पार्टी या संगठन पे नहीं होने लगा। अगर राष्ट्रीय फलक पर उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय राजनीति 7 दशक को हम नेहरू युग, इंदिरा युग, अटल युग और अब मोदी युग के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी जानते हैं जो अभी तक 7 दशक हो चुके हैं तो उसमें क्या जानते हैं। पहले नेहरू युग आया था, नेहरू युग को याद करते हैं, फिर उसके बाद इंदिरा युग को याद करते हैं, फिर अटल युग को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद अब मोदी युग जानते हैं, मोदी लहर को जानते हैं। इनमें पार्टियां अथवा दलों के नाम गौण हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये सब युग के मतलब मोदी मोदी मोदी, तो क्या हो रहा है कि इनमें पार्टियों अथवा दलों का नाम गौण हो जाते हैं, उनको नहीं जानते हैं, बस सिर्फ जानते हैं व्यक्ति विशेष को। इसी तरह राज्य स्तर पर बात करें तो कई राज्यों में पार्टियों की पहचान उनके नायकों या नेताओं से ही जाना जाता है। इसी प्रकार अगर हम राज्य में भी आए तो उनका जो नायक और नेता है उसी के नाम से जानते हैं। जैसे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, तो केजरीवाल से जानते हैं आम आदमी पार्टी नहीं, केजरीवाल। वहाँ ममता बनर्जी, बंगाल में ममता बनर्जी को जानते हैं, बिहार में नीतीश कुमार से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कि इसके विपरीत राष्ट्रोन्मुखी राजनीति में दलों की पहचान उनके संगठन अथवा विचारधारा के आधार पर होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अपोजिट क्या होना चाहिए राष्ट्रोन्मुखी राजनीति के लिए कि उसका संगठन है, उसका जो विचारधारा है उस पर होना चाहिए आस्था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पर। आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टियां अथवा दल बने थे वे सभी संगठन अथवा संस्था के नाम से जाने जाते थे। अपवाद स्वरूप व्यक्तिगत अथवा निजी संगठन व्यक्ति विशेष के नाम से जरूर पहचाने गए। तो फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले जितने भी संगठन थे वो संगठन के नाम से जाना जाता था। अभिनव भारत संगठन जाना जाता था, गदर पार्टी संगठन के नाम से जाना जाता था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो भी संगठन के नाम से, जितने भी है किसान होल्डर सोसाइटी सब संगठन के नाम से ही जाना जाता था। तो अब क्या हो रहा है कि संगठन और कुछ तो अफवाद तो होते हैं, जो बहुत बड़े लीडर हैं खुद चला रहे हैं संस्था, तो छोटे मोटे अफवाद हैं, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो वहाँ पे संगठन के नाम से जाना जाता है, ना कि व्यक्ति विशेष से। अब कुछ वर्तमान का भी बात कर लेते हैं। इधर कुछ दशकों की राजनीति की बात करें तो देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इन दोनों स्तरों पर सरकारों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप आज कहीं ज़्यादा मौजूद है।
तो फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है कि चाहे देश में हो या राज्य में हो, तो वहाँ पे भी व्यक्तिगत जो है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में इसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्र के हित की अपेक्षा राजनीतिक दल तथा उनके नेताओं की आकांक्षाओं के प्रति उन्मुखता का भाव प्रकट करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो राष्ट्र का विकास के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, सोचा जाता है कि उनके व्यक्तिगत जो पार्टी से आते हैं उनका भलाई हो, उनके आकांक्षाओं के प्रति उन्मूलता हो। अगर वर्तमान संदर्भ में बिहार विशेष की बात करें तो भाजपा की पहचान नरेंद्र मोदी से है, तो राजद की पहचान लालू यादव से है, तो जदयू की पहचान नीतीश कुमार से है, तो लोजपा की पहचान स्वर्गीय रामविलास पासवान से है, तो हम पार्टी की पहचान जीतन राम मांझी से है। इस प्रकार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी इस सभी दलों ने व्यक्ति विशेष के नाम पर ही लड़े थे। तो फ्रेंड्स अभी जो 2020 का जो चुनाव हुआ वह किसके नाम से जाना गया कि भाजपा का सरकार, अगर बिहार में कोई जीतेगा तो भाजपा का सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा। इधर राजद का जीता तो लालू यादव का सरकार बनेगा, जदयू जीता तो नीतीश कुमार का, लोजपा तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का, अगर हम पार्टी है तो जीतन राम मांझी का। तो ये सब बड़े नेता हैं, तो ये व्यक्ति विशेष से ही वोट जाते हैं, ना कि दल और संगठन की उनका विचारधारा क्या, वो चाहते क्या है, उस पर कम जाता है। आज़ादी के बाद के 7 दशकों के अध्ययन स्वरूप हम पाते हैं कि भारत में केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर सत्ताधारी सरकारों का उद्देश्य राष्ट्रोन्मुखता से अधिक अपने राजनीतिक दल को आधार का होता है तथा उनकी पार्टी की पहचान किसी खास नेता की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स अभी आज़ादी के 7 दशक हो चुके हैं, इसका अगर हम अध्ययन करें तो वो ज़्यादा राष्ट्रमुखी ना होकर क्या हो रहा है कि अपने राजनीतिक आधार पर ही होता है, और उनका पार्टी का जो पहचान है वह नेताओं की धुरी, जो खास नेता है उसी के धुरी पर इधर उधर घूमता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी का हाल ही बात करें तो क्या है कि अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये नेशनल चेहरा है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि हो सकता है कि उस पार्टी का कोई और नेता प्रधानमंत्री बने, नहीं, खासकर वही चेहरा है, उसी के इर्द गिर्द ही घुमाया जाता है कि उन्हीं के नाम पे वोट मांगा जाता है। ऐसा नहीं होता कि इस बार नरेंद्र मोदी बने तो अगला बार कोई और नेता बनेगा भाजपा का, नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भली भांति समझा कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को राष्ट्रमुखी ना होकर व्यक्तिमुखी है। आप भी समझते होंगे ये जो है कटु सत्य है, लेकिन आपको जो जवाब लिखना है वो न्यूट्रल होकर ही लिखना है। उसमें आपको अच्छाई बताना है, बुराई बताना है, और जो उसमें हो सकता है सुधार उसके बारे में भी चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।